Hello everyone, welcome to the Thastu and very welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's analysis. First of all, we will check out the table of contents and in the table of contents these are the topics which we are going to cover. ये सारे topics जो हैं वो हम cover करेंगे. सबसे पहले तो है ये 10 years of BRI. BRI के जो है वो 10 साल हो चुके हैं, तो इसके अपडेट्स थोड़े से हम देखेंगे क्या है एंड ऑल, वो सारी चीज़ें, इंडिया का क्या कंसर्न है, ये सब हम देखेंगे. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आज जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दैट इज़ द वन. ओके, सो GS पेपर 2. नेक्स्ट कम्स द प्रिजनर्स डिलेमा. अगेन पेपर 2 इज़ द वन. प्रिजनर्स डिलेमा ये क्या चीज़ होती है? दिस इज समथिंग विच यू ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन इन द मूवीज. आपने ये सारी चीज़ें मूवीज में ज़रूर देखी होंगे. ओके, बट अब ये वर्ड आ गया ना, तो ये टर्म का मतलब क्या है? ठीक है, सो दैट वी विल सी. नेक्स्ट थिंग इज दैट द फ्लड प्रोन एरियाज एंड द अर्बनाइजेशन फ्लड प्रोन एरिया, GS पेपर 1 इससे रिलेटेड है ये. तो यहाँ पे जो फ्लड प्रोन एरियाज एंड अर्बनाइजेशन का क्या लिंकेज बता रहा है, ये चीज़ हम कवर करेंगे. फिर आता है लॉस्ट वॉइस, UNGA. ये जो जनरल असेंबली हुई थी तो वहाँ पर लॉस्ट वॉइस बेसिकली ये इंडिया के लिए यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं. इट इज़ द एडिटोरियल बायलेटरल. यहाँ पे अगेन द इंटरनेशनल एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, ऑर्गेनाइजेशन. सो द GS पेपर 2 ऑल ओवर अगेन. न्यू मशरूम, यहाँ पे दिस इज द एनवायरमेंट. वेस्टर्न घाट इज समथिंग जो कि एकदम खोया हुआ एक ऐसा जगह है ना, एक ट्रेजर है वो वेस्टर्न घाट. एवरी ईयर देर इज समथिंग न्यू. तो न्यू स्पीशीज जो है वो बेसिकली मशरूम का वहाँ पे मिला है. प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम वो कवर करेंगे. फिर आता है डिफेक्शन लॉ. ये मैंने पहले सोचा था कि इसी में ही कवर करेंगे, बट आई थॉट कि क्यों नहीं इसको जो है अलग से एकदम पूरा फुल फ्लेज सारा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिफेक्शन लॉ दैट वी विल बी कवरिंग कि ये एक्चुअली है क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ स्पेसिफिकली ये है क्या, क्यों आया एंड ऑल. दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास. देन कम्स दी नेपाल एंड द ग्लेशियर्स. नेपाल और ग्लेशियर से रिलेटेड क्या चीज़ है? सो अगेन ज्योग्राफी बेसिकली, तो GS पेपर 1 से रिलेटेड है ये चीज़. ठीक है, सो मोस्टली द मेंस एंड थोड़ा पार्ट्स एंड बिट्स. मेंस का ऐसा चीज़ है ना, देखिए स्कूल में क्या होता है ना कि आपको आंसर लिखा दिया, वही सारी चीज़ें जो है एग्जाम में आएंगी तो वही चीज़ें वहाँ पे लिख दी है. बट मेंस के ऐसी चीज़ें होती है ना कि पार्ट्स एंड बिट्स में बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है, उसको कंसाइज करके टॉपिक के हिसाब से जब आप आंसर लिख देते हो तो वो आपका एकदम फुल फ्लेज आंसर, प्रॉपर आंसर हो जाता है. सो दिस इज हाउ द थिंग्स एक्चुअली वर्क्स. राइट, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर प्रोसीडिंग अहेड अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड इंफॉर्मेशन क्या है? in order to be really very much sure about the in order to clear the prelims में आप obvious बात है कि आप सभी लोग देख रहे हैं ये DNA देख रहे हैं, तो obvious बात है कि आप सभी लोग 24-25 ऐसे तो आप टारगेट कर रहे होंगे. तो है whoever is going to appear in 24 और 25, तो ये प्री श्योर जो है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. दिस इज अवेलेबल इन इंग्लिश मीडियम, एंड इंग्लिश मीडियम की जो क्लास है वो 27 नवंबर से स्टार्ट होगी. एंड ये हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है. हिंदी माध्यम का 5th जो दिसंबर है तब से ये स्टार्ट होगा. ये 27 नवंबर से इंग्लिश में और हिंदी में 5th दिसंबर से स्टार्ट होगा. इंक्वायरी करने के लिए क्या करेंगे? enquiry@tathastu.ics.com, यहाँ पर आप जो है अपनी इंक्वायरी डाल सकते हैं. एंड ये नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यू कैन कॉल. अगर कोई भी आपको कोई किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो दे विल बी रिजॉल्विंग. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला चीज़, एंड दैट इज द प्रिजनर्स डिलेमा. ये प्रिजनर्स डिलेमा एक्चुअली होता क्या है? देखिए, अभी हाल फिलहाल में राजनाथ सिंह जी जो हैं वो गोवा गए हुए थे. गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव जो है वहाँ पे ही वेंट ओवर देयर, और वहाँ पे उन्होंने जो है प्रिजनर्स डिलेमा ये जो वर्ड है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो ही स्पोक अबाउट दैट. इन्होंने इस चीज़ से रिलेटेड जो है वहाँ पे बात करी थी. तो दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम. ये एक तरीके का ना बहुत ही पॉपुलर गेम है. And game theory, basically this is a really very popular game theory. This is a popular game theory, a branch of science that helps understand how people's mind, that लोग जो हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं अगर उनको थोड़े से अनकंफर्टेबल टाइप के सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड करते हैं तो वो वहाँ पे किस तरीके से बिहेव करते हैं. सो दैट इज व्हाट इज द प्रिजनर्स डिलेमा.
ठीक है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, प्रिजनर्स डिलेमा कहते हैं। अब जैसे कि ऑब्वियसली अब यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने दिया, सपोज कि दो लोग हैं, ठीक है, दीज आर द टू पीपल। अब ये दो लोगों को पुलिस ने क्या किया कि इनको जो है गिरफ्तार कर ली इनको, ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया। अब इसमें क्या किया कि अब ये जो पुलिस ऑफिसर्स है, दे वांट एक्चुअली कि इनसे इंफॉर्मेशन किसी तरीके से निकाला जाए रिलेटेड टू द क्राइम, कि इन्होंने क्राइम किया है नहीं किया है, क्या है एंड ऑल, डाउट है, क्योंकि इनके पास प्रॉपर एविडेंसेस एक्चुअली अभी नहीं है, सर्कमस्टांशियल चीजें हैं, बट उस तरीके से प्रॉपर एविडेंसेस जो है वो एक्चुअली नहीं है। सर्कमस्टांसेस के हिसाब से लग रहा है कि दे कुड बी द वन और एनी वन ऑफ देम कुड बी द वन, राइट। सो लाइक दैट इनको इस तरीके से डाउट आ रही है। So here what they are doing, they are basically trying, they will be actually playing with the mind। अब क्या करेंगे कि इन लोगों को जो है सेपरेट रूम में, they will be keeping सेपरेट रूम्स में रख दिए। आप लोग ये सब चीजें हॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड मूवीज में आपने या फिर सीरीज देखी होगी, वहां पे तो है इस तरीके से चीजें बहुत ज्यादा होती है। अब ये पुलिस ऑफिसर्स जो है वो एक एक करके इनके पास जाएंगे, ठीक है, दे विल ट्राई कि किसी तरीके से इसमें कोई एक जो है वो पोल खोल दे, ठीक है। दे विल बी लाइक, अगर तुमने जो है हमको डिटेल्स बता दी कि क्या क्या है एंड ऑल, अगर हमको सारा इंफॉर्मेशन अगर आपने हमको दे दिया तो यू विल वॉक फ्री, ठीक है। तो आपको जो है हम बिना किसी केस के जो है वो एक तरीके से बाहर जाने देंगे, यू कैन गो फ्री, राइट। सो दैट इज द थिंग। अब यहाँ पे सपोज ये जो है सेम थिंग विल हैपन विद द अदर ऑल्सो। अब इससे भी बोल रहे हैं वही बात, इससे भी बोल रहे हैं वही बात। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जो पर्सन है इसने क्या किया, बोल दिया। अगर इसने बोल दिया तो ये तो चलो ठीक है, इन्होंने प्रॉमिस किया था, तो दैट विल हैपन टू देम, टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। अब इसको जो है वो 15 ईयर्स का, सपोज कि क्राइम उस तरीके की हुई है तो इसको 15 ईयर्स की जो है जेल हो जाएगी, ठीक है, जेल टर्म हो जाएगी। सपोज अगर इसने वो काम कर दिया तो पहले को वही चीज हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है कि सपोज अगर इन्होंने चुप रह गए, अगर दोनों ही चुप रह गए, दोनों ने ही जो है किसी तरीके से कोई चीज नहीं बोली, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 साल का जो है दोनों को प्रिजन में जो है 10 ईयर्स के लिए इनको डाल दिया जाएगा। तो ये जो एक क्राइम का सिनेरियो है, इसमें क्या हुआ कि एक डिफरेंट सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन में इनको डाल दिया गया, क्योंकि इसके दिमाग में ये चल रहा है अरे यार अगर मैं नहीं बताऊंगा तो ये बता देगा, इसके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो ये बता देगा। दे विल बी वेरी मच डाउटफुल, दे विल बी लाइक अपने आप को सेव करने के लिए उसको फंसा दे, या फिर द पर्सन विल फील लाइक कि अरे यार क्या पता उसने नहीं बोला, मैं बोल दूं तो दैट वुड बी रियली वेरी रॉन्ग, है ना। सो इस तरीके का जो डिलेमा है उसमें इसको जो है वो फंसा देते हैं, राइट। एंड अगर सपोज कि दोनों में से किसी ने भी किसी तरीके से कोऑपरेट नहीं किया तो दोनों को 1-1 साल की जो है वो जेल होगी। दैट्स द सेम, क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं है उनके पास, कोई एविडेंस ही नहीं है किसी तरीके की। तो जब कोई किसी तरह कोई एविडेंस नहीं है, सर्कमस्टेंशियल बेसिस पे आप कब तक जो है उनको बंद करके रखोगे। अगर इन्होंने कोऑपरेट कर लिया आपस में ही, ठीक है, तो 1-1 साल की हुई। अगर किसी ने बोल दिया तो दूसरे को 15 साल की हो जाएगी, राइट। और किसी तरीके से ना नुकुर किसी तरीके से कुछ भी अगर इन्होंने एविडेंस दे दिया तो दोनों को जो है वो 10 साल की होगी। और इसमें जो है उन्होंने किसी तरीके से एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोला भी नहीं, देन ऑल्सो ओके। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द प्रिजनर्स डिलेमा। इसमें की है कि बंदे को किसी पर्टिकुलर किसी अलग सिचुएशन में उसका कंफर्ट जोन जो है उससे निकाल के कहीं और लेकर के चले गए, अब वहां पे वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। इंटरेस्टिंग, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिजनर्स डिलेमा। अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक, दैट इज रिलेटेड टू द नेपाल। इट इज रिलेटेड टू नेपाल। नेपाल में क्या है, नेपाल, ऑल दीज आर फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। Nepal's mountains lose 1/3 of their ice. 1/3 of their ice. Potential impact. This is something which has been said. तो अब ये कहा जा रहा है, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ने ये चीज कही कि जो माउंटेन्स हैं नेपाल के, उनके जो स्नो कैप हैं, ठीक है, वो मेल्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से मेल्ट हो रहे हैं। अभी जो ग्लोबल एवरेज है दैट इज ऑफ द 0.74 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो चुका है, ठीक है।
0.74 डिग्री सेल्सियस जो है वो पिछले 100 साल से अगर हम कंपेयर करो तो इतना ज्यादा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो चुका है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ये अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इतना इंक्रीज हुआ है ऑन एवरेज, लेकिन हिमालयाज का सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पे जो है वो मेल्टिंग काफी ज्यादा फास्ट हो रही है क्योंकि यहाँ पे वार्मिंग ज्यादा है। वार्मिंग अक्रॉस द साउथ एशियाज हिमालयाज हैज बीन ग्रेटर दैन द ग्लोबल एवरेज। जो ग्लोबल एवरेज है 0.74 उससे ज्यादा है यहाँ पर। इस वजह से यहाँ पर क्या हो रही है, मेल्टिंग भी काफी ज्यादा फास्ट हो रही है। तो दिस इज व्हाट इट हैज बीन सेड कि जो ग्लेशियर्स है नेपाल में, दे एक्चुअली वेस्ट बिटवीन टू मेजर कार्बन पोल्यूटर्स। अब जैसे कि दिस इज व्हाट नेपाल के जो है माउंटेन्स है, ठीक है, नेपाल के माउंटेन्स है। अब ये दिस इज दी नेपाल। अब नेपाल जो है वो दो मेजर पोल्यूटिंग कंट्रीज के बीच में आता है। एक तो यहाँ पे द चाइना इज देयर मेजर पोल्यूटिंग कंट्री, और वहां पे उन्होंने दूसरा किसको बोल दिया, अनदर वन इज द इंडिया। बीच में क्या आ रहा है, ये हिमालयस है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोल्यूशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है व्हाट इज एक्चुअली गेटिंग इम्पैक्टेड, the Himalayas are getting impacted over here, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 65% फास्टर इनकी जो स्पीड है जितनी होनी चाहिए उससे 65%, 65% फास्टर दे आर एक्चुअली मेल्टिंग इन द लास्ट डेकेड दैन इन द प्रीवियस वन। पिछले 10 साल से 65% ज्यादा तेजी से जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। अब ये इतनी स्पीड से अगर मेल्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो सकती है। And these are the mountains. We have already seen the, अगर आप लोगों ने जो है पहले से ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों ने एक चीज जरूर देखी, या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में आप लोगों को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई थी, आप लोगों को शायद याद होगा, ठीक है। अब ये जो है आइस बहुत ही फास्ट जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, बहुत फास्ट मेल्ट होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो है वाटर ऐड ऑन करेंगे। वाटर ऐड ऑन करेंगे किसमें, रिवर्स में। दे विल बी एडिंग ऑन इनटू द रिवर्स। ये वाटर जो है वो रिवर्स में ऐड करेंगे। इतना वाटर जो है हम यूज भी नहीं कर पाएंगे, कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फाइनली दे विल बी गेटिंग इनटू द ओशन। कहाँ चले जाएंगे ये, फाइनली ओशन में चले जाएंगे। ये वाटर जो है वो वेस्ट हो गया। इसके अलावा ये जो वाटर है दीज विल बी एक्चुअली गेटिंग इनटू द लेक्स ऑल्सो, ठीक है। किस में जा रहे हैं, तो ये लेक्स में जा रहे हैं। रिसेंटली वी हैड सीन दिस थिंग ना, हमने रिसेंटली ही एक चीज देखी थी, क्या, सिक्किम में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ था। वहां पे क्या रीजन था, वो जो है डेफिनेटली हो सकता है कि अर्थ की क्वेक की वजह से, वेरियस डिफरेंट रीजंस एंड ऑल, बट ऑब्वियसली बात है कि जो ग्लेशियर लेक्स हैं, जो ग्लेशियर्स की वजह से फीड हो रही हैं, उनका वाटर जो है आने का रीजन ही वही है। ऑल ऑफ अ सडन इतना ज्यादा वाटर फ्लो होगा तो सिक्किम जैसा सिचुएशन विल डेफिनेटली हैपन, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, राइट। तो फ्लड जैसे सिचुएशन होगी, फ्रेश वाटर की कमी हमको होगी। जो आज हम नॉर्थ इंडिया में इतने सारे जो रिवर्स हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर एक्चुअली जो फ्लो करती रहती हैं, दैट वोंट बी फ्लोइंग थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर क्या होंगे, वो फ्लो नहीं करेंगे, ठीक है। वो साउथ में जिस तरीके से मॉनसून फेड होते हैं या फिर जो थोड़े बहुत इधर उधर से किधर से जो है वो वाटर आ जाते हैं, सो वो दोज आर नॉट द वन जो कि थ्रू आउट द ईयर जो है फ्लो करते हैं, राइट। सो यही रीजन है जो कि एक्चुअली यहाँ पे अगर सपोज ये ग्लेशियर्स नहीं रहेंगे या फिर ये बहुत कम हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है अगर कम हो जाएंगे तो ये पीछे की तरफ गए, कम ग्लेशियर्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वाटर होगा वो कम होगा। लेकिन इतनी ज्यादा फास्ट तरीके से जब ये फ्लो कर रही हैं तो व्हाट विल हैपन, द फ्लड। तो ये जब फ्लड आएंगे तो हमारा जो एरिया है दैट विल बी इम्पैक्टेड, एंड फ्लड की वजह से लॉट मेनी थिंग्स विल बी देयर और लॉट मेनी डिस्ट्रक्शन विल हैपन। तो ये नेचुरल कैलामिटी विल बी देयर, लेकिन वो नेचुरल नहीं होगा, वो एंथ्रोपोजेनिक होगा। कैसे, क्योंकि हम ही लोग हैं जो इस वार्मिंग के पीछे जिम्मेदार हैं, एंड दिस इज व्हाट इज एक्चुअली बीइंग सेड ओवर हियर आल्सो कि हमको इस चीज को रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी रियली वेरी डेंजरस, बहुत ही ज्यादा जो है वो डेंजरस हो जाएगा, ठीक है।
तो ग्लेशियर्स जो हिंदू कुश हिमालयन रीजन में है, इन्होंने 75% ऑफ देयर वॉल्यूम दे हैव एक्चुअली लॉस्ट बाई सेंचुरीज एंड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 75% जो है इन्होंने ऑलरेडी लूज कर दिया है। इनकी जितनी थिकनेस थी, जितना इनका वॉल्यूम था, उतना इन्होंने जो है एक्चुअली खो दिया है, कॉजिंग डेंजरस फ्लडिंग एंड वाटर शॉर्टेजेस फॉर 240 मिलियन पीपल हु लिव इन दी माउंटेनियस रीजन। जो कहाँ रहते हैं, माउंटेनियस रीजन्स में रहते हैं, वहां पे 240 मिलियन लोगों को फ्लडिंग का इशू हुआ है, वाटर शॉर्टेज का इशू हुआ है, क्योंकि वाटर जो पहले थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होता था, अब नहीं अवेलेबल हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज मेल्टिंग एंड ऑल। इसके अलावा जो क्लाइंबर्स हैं, जो कि माउंटेन्स चढ़ते हैं, उन्होंने भी अपनी आंखों देखी बात ये कही कि अभी जो माउंटेन्स हैं वो ड्राइयर अपीयर करते हैं एंड ग्रेयर्स जो है ग्रेइश अपीयर करते हैं because of the carbon and all, rather than being the beautiful ones with the whitish snows and all. So that is actually not available, that you cannot see anymore. So आप ये खुद सोचिए कि 0.74 डिग्री सेल्सियस जो है एवरेज अभी इंक्रीज हुई है, 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो कितना खतरनाक सिचुएशन होगा हमारे अर्थ का। तो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वी पीपल आर ऑल्सो आई गेस थिंकिंग कि हम भी जो है ह्यूमंस जो है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएं, राइट। चलो, सो दिस वाज इट रिलेटेड टू दिस थिंग। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द मशरूम्स। तो मशरूम जो है वेस्टर्न घाट पे हमको नया मशरूम मिला है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ओके, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। अब ये मशरूम जो है इनके बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है, दीज आर टाइनी फ्रेजाइल लुकिंग एंड हनी येलो कैप। हनी का कलर इसी तरीके से होता है ना, राइट। तो हनी येलो एंड कैप जैसे मशरूम तो वैसे ही रहते हैं, तो इट इज लाइक अ कैप जैसे ही है ये मशरूम, ठीक है। कहाँ पे मिले हैं, तो वेस्टर्न घाट में मिले हैं। इनका साइंटिफिक नेम क्या दिया हुआ है, दैट इज दी कैंडोलियोमाइसिस एल्बोस्क्वामोसस, ठीक है। सो दैट इज द नेम। बहुत ही प्यारा सा नाम है ना मैम, याद हो गया एक बार में तो हमको, है ना। सो दिस इज दी कैंडोलियोमाइसिस एल्बोस्क्वामोसस। ओके, सो दिस इज द नेम एक्चुअली। ये कितनी हाइट होगी इसकी, तो इसकी हाइट होगी 58 मिलीमीटर्स, ठीक है, 58 मिलीमीटर्स होगी। सो दिस इज द न्यू स्पीशीज, ये भी ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे मिली है, वेस्टर्न घाट में मिला है। ओके, ये भी चीज जो है वो ध्यान में रखिएगा। आपको याद होगा, है ना, जो क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लेती है कि दिस काइंड ऑफ थिंग समथिंग लाइक दिस हैज बीन फाउंड वेयर एंड ऑल, या फिर जो है वो मशरूम की डिटेल्स दे देंगे एंड रिलेटेड टू दैट यू हैव टू एक्चुअली चूज योर ऑप्शन, राइट। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ पे मिला है, ये भी जो है वो एक्चुअली पूछ सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। Now let's talk about the next topic and it is related to the expansion of settlements into the flood prone areas. देखिए, हमारा जो पहले सेटलमेंट होता था वो कैसे होता था, मैं आपको थोड़ा सा ना हिस्ट्री में बैकग्राउंड में ले जाती हूँ, ठीक है। आप सभी को याद ही होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो, या फिर किसी और भी सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो सारी सिविलाइजेशंस कहाँ पे ग्रो करी थी, वो तो उनकी सेटलमेंट्स कहाँ पे थी, तो उनकी सेटलमेंट्स जो हैं वो बेसिकली रिवर्स के पास होते थे, ठीक है। तो ये अपनी सेटलमेंट्स वहाँ पे बनाते थे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ये खेती भी जो है वो किया करते थे। दे यूज्ड टू डू दी एग्रीकल्चर एज वेल, राइट। खेती के एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स ऑल्सो दे यूज्ड टू डू एनिमल्स, ठीक है। सो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑल्सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी उनका जो भी डिफरेंट वर्क है वो सारी चीजें जो है वो हुआ करते थे, ठीक है। All of you must can recall this thing कि one of the main reasons जो कि IVC के लुप्त होने का, एक्सटिंक्ट होने का या फिर इनके फिनिश ऑफ होने का एक रीजन जो है वो दिया जाता है फ्लड को,
ठीक है, फ्लड को दिया जाता है। इट मीन्स दैट कि ये जो फ्लड प्रोन एरियाज होती हैं इसके आसपास जो है रहना दैट इज खतरा, ठीक है, वो तो खतरे से खाली नहीं है, वो सही नहीं होता है, राइट। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। अभी क्या हो रहा है, अभी देखो कि हम इस तरीके से सेटल हुए, धीरे धीरे हमको पता चला कि भाई इस तरीके से रहना जो है वो खतरे से खाली नहीं है, तो हम जो थोड़ी दूरी पे जो है अपने सेटलमेंट्स बनाने लगे। जो हम इंसान हैं हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और हम लोगों ने क्या किया, थोड़ी दूरी पे जो है सेटलमेंट्स बनाने लगे, राइट। अब क्या हुआ कि दैट टाइम जब हम ये सारी चीजें कर रहे थे तो उस टाइम क्या था, जो पॉपुलेशन था दैट वाज नॉट टू मच, ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन अब ये चीज आप सोचिए कि पॉपुलेशन उस टाइम ज्यादा नहीं थी, बट नाउ द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। तो पॉपुलेशन जब इंक्रीज होगी तो हमारे पास जो रहने के एरिया हैं वो भी बहुत ज्यादा कम होंगे। तो धीरे धीरे दिस इज वेरी ऑब्वियस दैट वी विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड दीज एरियाज जो कि अनकैप्चर्ड, जो कि कैप्चर्ड नहीं है, जहाँ पे लोग अभी नहीं रह रहे हैं। So that is very obvious thing that the people will be moving towards the flood prone areas, and this is what is actually happening, which is disastrous also। क्योंकि obvious सी बात है कि अगर हम जैसे जैसे flood prone areas की तरफ आएंगे तो obvious सी बात है कि जो इंसान है उनकी जिंदगी, लाइफ्स जो हैं बेसिकली उनकी जिंदगी that will be lost, a lot many human resources, basically life क्या human resources जो है वो सारी चीजें लॉस्ट हो जाएंगी। इतना घर जो इतना कंस्ट्रक्शन ये सारी चीजें हो रही हैं, all those things will be impacting the environment। इम्पैक्ट जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, उन सारी चीजों को इम्पैक्ट करेगा। डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा होगी, तो ये सारी चीजें होंगी, तो अल्टीमेटली घूम फिर के किसको सबसे ज्यादा नुकसान है, तो वी ह्यूमंस, नेचर को तो नुकसान ही है। नेचर अपना रास्ता साफ कर लेगी, ठीक है, आप उसके रास्ते में आओगे, वो एक बार में सारा पानी लेकर के, बहुत सारे अपनी सारी चीजें लेकर के वो सारा डिस्ट्रक्शन कर सकती है, राइट। सो हमको ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि हम ये जो फ्लड प्रोन एरियाज है उस तरफ ना जाएं। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने जो है यहाँ पर एक आइडिया दिया कि फ्लड प्रोन एरियाज जो है उस तरफ हम बेसिकली मूव ऑन कर रहे हैं। वाई नॉट टू डू समथिंग रियली वेरी नाइस, जो कि कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के पास, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर में हर साल जो है वो फ्लड आता है, राइट। सो देयर आर द कम्युनिटीज मिशिंग एंड द मिया कम्युनिटीज जो कि अपना घर जो है, सेटलमेंट जो है वो नदी के आसपास ही लगाती हैं, बट देयर हाउसेज आर नॉट लाइक कि भाई प्लेटफॉर्म बना दिया इसके ऊपर उन्होंने घर बना लिए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करेंगे, इस तरीके से बैम्बू, इस तरीके से डंडे रहेंगे, उसके ऊपर जो है वो अपना घर बनाते हैं कि फ्लड आया भी है तो अपना पानी इस तरीके से भैया निकाला और चला गया, राइट, बट स्टिल द हाउस इज सेफ एंड साउंड। So something like this could be done. Flood resilient and protect low income housing is the one जो कि गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ बीइंग सेड ओवर हियर कि भाई जो गवर्नमेंट है उनको भी इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कंस्ट्रक्शन, कौन से कंस्ट्रक्शन को अप्रूवल देने की बातें होती है, कौन से कंस्ट्रक्शन के ऊपर ज्यादा इनका ध्यान आकर्षित होता है, दैट इज रिलेटेड टू द ह्यूज कंस्ट्रक्शंस, जो कि बड़े बड़े जो बिजनेस वाले टाइप के जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं ना उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन इस तरीके के जो छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं इधर उधर, राइट, कहाँ पे क्या हुआ है किसको क्या पता है, तो उसके उन सभी के ऊपर इस तरीके के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बेसिकली नहीं अप्लाई होते हैं, राइट। तो यहाँ पर इस चीज को दुरुस्त करने की, मतलब ये जो रूल्स हैं उसको दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जो है नीड है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो साइंटिफिक मैपिंग होना भी बहुत जरूरी है। एंड जब लोग अपना जो भी जमीन खरीदते हैं, जब भी वो परचेज करते हैं, तो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई हमको कहाँ पे जो है वो घर बनाना चाहिए और कहाँ पे हमको घर जो है वो नहीं बनाना चाहिए। दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी रियली वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर दी पीपल ओनली, क्योंकि आपने उतने पैसे लगाए, खरीद भी लिया, उसके बाद पता चला कि यार यहाँ पे रहना तो बहुत ही ज्यादा खतरा है,
राइट. सो दैट इज व्हाट हैज एक्चुअली बीन पॉइंटेड आउट ओवर हियर. तो जो मार्केट फोर्सेस हैं दैट इज एक्चुअली टेंडिंग टू पुश एक्सपेंशन इनटू द फ्लड प्रोन एरियाज बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन. ये सारी चीजें जो है वो पॉपुलेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है. एंड स्पेसिफिकली इस तरीके के एरिया में आप लोग देखेंगे जो लो इनकम पीपल हैं वो ही बेसिकली यहाँ पर बेचारे जो हैं वो फंस जाते हैं. जो लो इनकम पीपल होते हैं, इनफॉर्मल हाउसिंग बेसिकली जो होती है वो वहाँ पर लोग जो है वो आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे. राइट. So this is what has been said over here. Now the next topic is related to the lost voice. ये जो आप सभी को पता ही होगी कि रिसेंटली UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो है इंडिया ने वोट करने से एब्सटेन कर दिया है. वोट करने से इन्होंने जो है एब्सटेन कर दिया है, इन्होंने उसमें वोट ही नहीं डाला है. राइट. कि आप जो है इसके खिलाफ है या फिर नहीं, ह्यूमैनिटी के साथ है या नहीं, इस तरीके की कुछ कुछ चीज़ें उसमें दी हुई थी. उन सारी चीज़ों पे तो इंडिया ने वोट ही नहीं डाला. इसने जो है इंडिया ने एकदम बैक कर लिया है. राइट. सो फॉर अ सीज फायर, इट वाज एक्चुअली फॉर द सीज फायर कि भाई हमास ने जो किया, इजराइल अब जो कर रहा है, ये सारी चीज़ अच्छी नहीं है क्योंकि इन दोनों की लड़ाई में पर्टिकुलरली जो कॉमन लोग हैं दे आर द वन हु आर एक्चुअली सफरिंग. ठीक है. तो ये सीज फायर के लिए इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उस चीज़ को लेने के लिए तो एक्सप्लिसिट कंडेमनेशन जो है एज इट्स वे ऑफ प्रोटेस्टिंग द ओमिशन ऑफ एनी explicit condemnation of the heinous October 7 terror attack by Hamas militants on the Israel. Basically उसमें जो है October 7 का मेंशन नहीं था. October 7 आप सभी को मैं आपको ऑलरेडी बताई थी कि October 7 जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि उस दिन योम किपुर फेस्टिवल जो है, जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो फेस्टिवल बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता था. और उसी दिन इन्होंने अटैक किया था 2023 में. और अगर आप ट्रैक करें तो 1973 में भी जो है वो ही सेम चीज़ हुई थी और 2023 में भी वही सेम चीज़ हुई. एंड दिस टाइम इट इज़ एक्चुअली रियली वेरी डिजास्टर्स ऑल्सो फॉर द Israelians, because a lot many people had been captured. इनको जो है किडनैप कर लिया गया, बहुत सारे लोगों की किलिंग करी गई थी. 5000 रॉकेट्स जो है वो फायर करे गए थे. म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, वहां से लोगों को जो है वो क्या किडनैप करके लेकर के गए. स्पेसिफिकली लॉट मेनी लेडीज, लॉट मेनी गर्ल्स और लॉट मेनी चिल्ड्रन हैव बीन एक्चुअली किल्ड. तो ये October 7 का मेंशन नहीं है. हमास मिलिटेंट्स ने जो अटैक किया था इसराइल को लेकर के, तो एक तरीके से उसका मिशन की वजह से दे हैव एक्चुअली प्रोटेक्टेड इंडिया. एंड इंडिया दो ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, एडिटोरियल में, कि इंडिया का जो ग्लोबल साउथ में अभी पोजीशन बन गया है, अगर इंडिया चाहता तो वो एक प्रेशर बना सकता था कि भाई तुम जो हो उस चीज को ये करो, क्या बोलते हैं कि आप इसको भी इंक्लूड करो, बिकॉज वी आर द पावर नाउ ओवर हियर. राइट. अभी एशिया वाले साइड में चाइना को टक्कर देनी है तो इंडिया को एवरीवन, अलॉट मेनी पीपल आर, अलॉट मेनी कंट्रीज आर देयर हु आर एक्चुअली सपोर्टिंग. राइट. तो ऑब्वियसली बात है. और G20 में जिस तरीके से इंडिया ने काम किया था, जिस तरीके से दे हैव एक्चुअली दिल्ली डिक्लेरेशन उन्होंने जिस तरीके से करवाई थी, एवरीवन नॉट इवन criticizing Russia or doing anything related to the Russia-Ukraine war and all, but still दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो हर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया था. दैट वाज रियली वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू द डिप्लोमेटिक थिंग. ठीक है. तो ये वाली चीज जो है वो यहाँ पर एक तरीके से उस पावर का ये यहाँ पे यूज कर सकते थे, लेकिन कंप्लीटली एब्सटेन करना वाज समथिंग which the author is saying he was not right. Every other country in the neighborhood, in the extended BRICS grouping and much of the developing world was part of the 120 countries who actually voted over there in the UNGA resolution. बट यहाँ पे न्यू दिल्ली ने जो है ओवरलुक किया और इग्नोर किया, या फिर जो है इन्होंने इग्नोर किया इस पर्टिकुलर स्टेप को. ठीक है. अब हियर द रेजोल्यूशन में क्या चीज दी हुई थी? The resolution at the emergency special session entitled, इसका entitle मतलब क्या लिखा हुआ था? So that was the protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations. And इसमें जो है कुछ पैराग्राफ मेंशन थे जहाँ पे लिखा हुआ था condemning all acts of violence
एम्ड एट पैलेस्टीनियन एंड इजरायली सिविलियंस, कि ये जो है कंडेम्ड करता है किसी भी तरीके का वायलेंस जो कि पैलेस्टीनियंस या फिर जो इजरायलियन सिविलियंस हैं उनके ऊपर किया जा रहा है, इंक्लूडिंग ऑल एक्ट्स, हर तरीके के एक्ट्स जैसे कि टेररिज्म या फिर इनडिस्क्रिमिनेट एक्ट्स, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, दे कंडेम दिस थिंग। ये जो है इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में लिखा हुआ था, ठीक है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे इंडिया ने जो है, इंडिया कुड हैव प्लेड रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज व्हाट इज एक्चुअली बीइंग सेड कि इंडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था। ये प्रपोज कर सकते थे कि अक्टूबर 7 जो है उसका मेंशन यहाँ पर क्यों नहीं किया, दे शुड हैव डन दिस थिंग, ठीक है। इंडिया कुड हैव वोटेड फॉर द मोशन, ये भी यहाँ पे बोल रहे हैं, while recording in its explanation of vote, क्योंकि हर कोई जो है जब वोट दे रहा है तो EOV that is explanation भी दे रहे हैं related to the vote, they could have done this thing, वोटिंग किया, उसके बाद उसमें explanation भी add on कर सकते थे, that it regretted the omissions of the specific references to the October 7 attack, कि वो रिग्रेट करते हैं कि भाई ये अक्टूबर 7 से रिलेटेड जो भी अटैक हुआ था, ये जो यौम किपुर के दिन ही जो अटैक हुआ था, दैट वाज उसको ओमिट कर दिया गया था यहाँ से, दे रिग्रेट दिस थिंग। यहाँ पे इंडिया डिड नॉट इटसेल्फ नेम फॉर दी हमास फॉर द टेरर अटैक्स, यहाँ पे इन्होंने, इंडिया ने जो है स्पेसिफिकली हमास को किसी तरीके से ये भी नहीं कहा कि भाई हमास जो है दे आर द वन हु आर द टेररिस्ट एंड टेरर अटैक जो है इन्होंने किया है, nor has it so far designated Hamas as a terror group also। आपने अभी यहाँ पे ये जो चीज हो रही है, दिस इज द वोट बैंक थ्योरी बेसिकली, ये वोट की वोटिंग के लिए, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि 2024 में जो है वो इलेक्शन होने वाला है, तो दिस इज रिलेटेड टू द वोट थिंग ओनली, ठीक है। तो पैलेस्टीनियंस को खुश करने के लिए, उनसे जो लगाव रखते हैं उन लोगों को खुश करने के लिए, दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन डन, कि हमास ने जो अटैक किया उसको स्पेसिफिकली हमास का नाम नहीं लिया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो है उनको टेरर ग्रुप जो है वो भी टैगिंग बेसिकली नहीं दे रहे हैं, एंड यहाँ पे एक तरीके से उन्होंने डाउटफुल अपना जो नोशन है वो एक तरीके से यहाँ पर दे आर शोइंग, दिस इज व्हाट द ऑथर इज शोइंग हैज रिटन। ना इफ इंडिया वांटेड टू कन्वे अ स्ट्रॉन्ग लाइन, अगर इंडिया चाहता था कि भाई हम जो है अपना स्ट्रॉन्ग वॉइस यहाँ पर रखे, तो ऑन फाइटिंग टेररिज्म इट कुड हैव वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। यूएस के साथ साथ जो है वो इंडिया इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में भी जो है वोट कर सकता था। अभी इस रेजोल्यूशन में सीज फायर की बात हो रही है, तो ये अगेंस्ट में भी कर सकते थे कि नहीं हमास ने इस तरीके से अटैक किया है तो इजराइल का पूरा हक बनता है कि वो इस चीज़ को रिटेलिएट करे, उस चीज़ के ऊपर जो है कंप्लीटली अपनी तरफ से जो है वो आंसर करे, ओके, जिस तरीके से यूएस, यूके और इजराइल ने जो है किया है। नाउ द गवर्नमेंट लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपॉर्चुनिटी खो दी, दिस इज द रीजन व्हाई दे हैव, इसका जो नाम है वो लॉस्ट वॉइस बेसिकली दिया हुआ है, टू मेक इंडियाज वॉइस हर्ड इन द ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल conflict, abstaining on a matter of global importance without making efforts to forge the consensus is out of sync with the desire to be the voice of the global south, or for in order to seat at the global high table also। तो अच्छा खासा चांस था इनके पास, लेकिन इन्होंने जो है वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, ठीक है। चलो नाउ द लास्ट वन, अब लास्ट जो है इट इज रिलेटेड टू दी BRI। 10 साल हो चुके हैं भाई, 10 साल रिलेटेड टू दी सिल्क इकोनॉमिक एंड दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव थिंग, इसके 10 साल हो चुके हैं। तो इस 10 साल के ऊपर उपलक्ष्य पे जो है वो ये प्रेजेंट किया गया है, टेकिंग स्टॉक ऑफ दीज ट्रांस नेशनल इंफ्रा प्रोजेक्ट। अभी ये जो है हम इनिशिएट स्टार्ट करें उससे पहले आप जो है ये इमेज जरूर देख लीजिए, तो कि इकोनॉमिक बेल्ट कौन सी है एंड मैरीटाइम रोड जो है वो किस तरीके से जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली घेराव जो है वो इंडिया का अच्छा खासा यहाँ पर हो चुका है। इससे पहले भी हमने कुछ टॉपिक्स किए थे जिसमें कि मैंने आपको डेट ट्रैप के बारे में बताई थी कि यहाँ पर क्या करेंगे भाई कि पहले पैसे लगाएंगे, राइट, पैसे लगा करके जो है वो पोर्ट डेवलप करेंगे, वहाँ पे जो है काम किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा एंड कमर्शियल ये सारी चीजें हो रही हैं। लेटर ऑन जब आप जो है उसको नहीं पे कर पाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि नाउ व्हाट विल हैपन, चाइना उस चीज को ऊपर जो है वो क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा उस पर्टिकुलर एरिया को, राइट।
एंड दिस हैज बीन मेंशन ओवर हियर इन दिस आर्टिकल इटसेल्फ कि अगर जो इसको एक कोई कमर्शियल पोर्ट होता है तो उसको मिलिट्रलाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वहाँ पे मिलिट्री का भी यूज़ जो है वो बहुत आराम से बहुत जल्दी किया जा सकता है, राइट। तो ये सारा खेल जो है वो डेट ट्रैप का है। यही डेट ट्रैप जो है ये अभी अफ्रीका में भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके ऊपर ये वाला अपना जो तिकड़म है, अपनी जो चाल है वो चल रहे हैं एंड यूज कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको यहाँ पे तो श्रीलंका भी इस चीज में फंसी चुका है ऑलरेडी, पाकिस्तान भी तो ऑलरेडी हो ही चुका है, बांग्लादेश में भी चल रहा है, म्यांमार में भी चल रहा है। धीरे धीरे एवरीवन विल बी द वन हु विल फॉल इनटू दिस डेट ट्रैप, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं कोई छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी जो है वो चीज है यहाँ पे, राइट। वन बेल्ट वन रोड, हियर यू कैन सी द कंप्लीट थिंग रिलेटेड टू दिस थिंग, राइट। चलो नाउ लेट्स कम बैक टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। ये आर्टिकल में जो है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये बात कह रहा है कि ये जो इनिशिएटिव है दिस इज ऑफ ज़ी जिनपिंग। तो ज़ी जिनपिंग जो है उन्होंने इस चीज को अनाउंस किया था, कब अनाउंस किए थे, तो 2013 में ही हैड अनाउंस्ड दिस थिंग। द बेल्ट प्लान वाज रिवाइटलाइज्ड टू रिवाइटलाइज अ सीरीज ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, एक सीरीज ऑफ ट्रेडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रूट, उस चीज को रिवाइटलाइज करने के लिए they actually did this thing between Asia and Europe. Connectivity through the Central Asia was a key element इनके लिए ना। जैसे कि इनका जो पुराना, इनका ये कहना था कि भाई हमारा जो पुराना रोड है, हम जिस तरीके से जो है ट्रेड किया करते थे, उन सभी चीजों को हम क्या कर रहे हैं, इसको रिवाइव कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो दैट इज द सिल्क रोड। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होता, सिल्क रोड के बारे में जरूर आपने जो है वो पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये जो रूट था, दिस वाज सपोज टू कनेक्ट दी चाइना विद द साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, ठीक है। ये सभी को जो है वो कनेक्ट कर रहा है, किस किस को कनेक्ट कर रहा है, चाइना को कनेक्ट कर रहा है, विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कनेक्ट कर रहा है, यूरोप से कनेक्ट कर रहा है, एंड यहाँ पे अफ्रीका से भी कनेक्ट हो जा रहा है। बाकी जो बचे हुए एशियन कंट्रीज हैं, छोटे मोटे इधर उधर जो कंट्रीज है, उनसे भी जो है इनका कनेक्शन बन जा रहा है। मतलब एक अमेरिका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है कॉन्टिनेंट, ठीक है। बाकी जो एंटार्क्टिका दैट इज देयर, बट एशिया एंड यूरोप ये दो कॉन्टिनेंट्स जो है इसको कवर कर ले रहा है, एंड अफ्रीका में भी एंटर कर जा रहा है बड़े आराम से। इनिशियली ये जो BRI था, इसको 5 प्रिंसिपल्स जो है उसके ऊपर बेस्ड था। प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है। पहला क्या था इनका, पहला था पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, दूसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, तीसरा था ट्रेड, चौथा था फिनेंशियल इंटीग्रेशन, एंड पांचवा था पीपल टू पीपल कनेक्शन, ठीक है। ये 5 जो प्रिंसिपल्स थे उसके ऊपर था। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, ट्रेड वाज देयर, फिनेंशियल इंटीग्रेशन एंड पीपल टू पीपल कनेक्शंस। एक छठा जो है वो लेटर ऑन ऐड हुआ, एंड दैट वाज द इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, क्योंकि दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, उसको लेटर ऑन ऐड किया गया। 2013 से 2018 में यहाँ पे BRI प्रोजेक्ट्स में वर्ल्ड बैंक ने $575 बिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट करी थी, ठीक है। कितनी, $575 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी। चाइना ने 3 BRI फोरम्स जो हैं वो इन्होंने अभी तक कंडक्ट किए, जिसमें कि 2017, 19 और 23 में, 2017, 2019 एंड 2023 में जो है चाइना ने इस सभी चीज़ों को होस्ट किया। एंड रिसेंटली अभी ये जो 10th इनकी एनिवर्सरी इन्होंने सेलिब्रेट की, तो इस पर्टिकुलर टाइम में ये बताया गया चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा कि इसमें 150 कंट्रीज ने जो है वो अभी तक पार्टिसिपेट कर लिए हैं, एंड 30 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसमें पार्ट बन चुके हैं BRI के। तो और एंड एज ऑफ नाउ इसमें 3000 जो BRI प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं ऑफ वर्थ $1 ट्रिलियन। बहुत बड़ा अमाउंट है भाई, $1 ट्रिलियन का जो है अमाउंट का यहाँ पर चल रहा है, राइट। डेट ट्रैप आई हैव ऑलरेडी एक्चुअली एक्सप्लेन्ड यू रिलेटेड टू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। नाउ यहाँ पर बात आती है दैट बहुत सारे ऐसे जो हैं, लेटेस्ट BRI फोरम सॉ लोअर अटेंडेंस, हैज एंथुजियाज्म कूल्ड ऑफ। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी जो BRI का फोरम हुआ है रिसेंटली, तो उस टाइम में जो है 2023 में ही, तो इस टाइम जो है
अटेंडीज बहुत ही कम है। तो क्या लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है बीआरआई में? तो बहुत सारे जो लोग हैं, अब बीआरआई जो ये इनिशिएटिव है चाइना का, उसके पीछे की असलियत जो है वो एक्चुअली इनको पता चल गई है। यहाँ पर इटली जो है उसने यहाँ से क्विट कर लिया है, जो कि G7 कंट्रीज की एकमात्र ऐसी कंट्री थी जो इसकी पार्ट थी। नाउ उसने भी जो है वॉक ऑफ कर लिया है, उसने वॉकआउट कर लिया है वहां से, राइट। दूसरी चीज यहाँ है कि जो EU और चाइना है, इन्होंने एस्टैब्लिश किया था कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म 2015 में ही। लेटर ऑन जो चीजें हैं वो थोड़ी गड़बड़ हो रही है, बहुत सारी जो कंट्रीज हैं दे आर डाउटिंग दी देयर नोशन की बेसिकली व्हाट दे एक्चुअली वांट। अब यहीं पे ही मेंशन किया गया है सीपेक को, कि सीपेक इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये जो सीपेक है ये भी चाइना का जो है बहुत ही फ्लैगशिप प्रोजेक्ट आप एक तरीके से कर सकते हैं बीआरआई का। ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो है पाकिस्तान ऐसा फंसा है कि वो ना उसमें रह सकता है ना ही उससे जा सकता है। जाएगा तो इकोनॉमिकली इनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान होगा, एंड अभी सीपेक पे किसी तरीके की वर्क भी नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ लॉट मेनी रीजंस। पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू अ रियली वेरी डिफिकल्ट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फेज, एंड अभी जो है यहाँ से ये जा नहीं सकते, लॉन्ग टर्म है यहाँ पे इनका काम। सीपेक की इंडिया ने हमेशा से ही जो है ऑपोजिशन किया था, अपोज किया था, बिकॉज यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इंडिया का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ दे आर एक्चुअली कंस्ट्रक्टिंग द रोड एंड दे हैव एंटर्ड ओवर देयर। सो दैट इज द कंसर्न जो कि इंडिया ने हमेशा से वहां पर रेज किया। नाउ जो लार्जर पार्ट है वो सीपेक का, वो एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है इसके, एंड बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो है रोड एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के एंड ग्वादर पोर्ट है, ठीक है। जो लार्जर पार्ट है वो एनर्जी सेक्टर का हो गया, बाकी रोड एंड रेल का हो गया, और तीसरा ग्वादर पोर्ट हो गया। तो तीन तरीके यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 तरीके की चीजें जो है वो हो रही हैं। कुछ में सब कुछ जो है प्रोग्रेस देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि सुकुर मुल्तान सेक्शन जो कि पेशावर कराची मोटरवे है। नेक्स्ट है दिस हवेलियन थाकोट सेक्शन काराकोरम हाईवे फेज 2 के तरफ है। लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो, ये जो है ये ऑपरेशनल हो चुके हैं। एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात करें जिसमें कि कोल फायर्ड प्लांट्स हैं साहिवाल के, पोर्ट कासिम है, तो ये भी ऑपरेशनल है अभी, ठीक है। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ इनका क्या प्रोग्राम है चाइना की, सीपेक अभी पाकिस्तान में चल रहा है, अभी हम इसको अफगानिस्तान में भी एक्सटेंड करने के लिए दे आर प्लानिंग ऑफ दिस थिंग। इंडिया का व्यू क्या है, ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस थिंग, कि ऑब्वियस सी बात है कि हमारे लिए दिस इज नॉट गुड इन एनी कॉस्ट, हमारे लिए तो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। तो इंडिया की जो सॉवरेंटी रिलेटेड इशू है सीपेक को लेकर के, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में दे आर डूइंग द कंस्ट्रक्शन, सो ऑब्वियसली दैट इज द वन रीजन, ठीक है। दूसरा है जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इस प्रोजेक्ट के, क्योंकि ये इंडियन ओशन से होकर के जा रहा है। जियोपॉलिटिकली यू कैन सी इंडियन ओशन से जो है ये पूरा ये अच्छा खासा यहाँ से जा रहा है, तो इंडियन ओशन में भी जो है ये अपना एक तरीके से प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं चाइना, ठीक है। सो दे आर एक्चुअली मेकिंग लीविंग देयर प्रेजेंस ओवर देयर ऑल्सो। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे उस अगर सपोज की कभी लड़ाई होती है, वॉर होता है, तो डेफिनेटली इंडिया जो है वो बहुत बड़े खतरे में होगा इस चीज की वजह से। चाइना अपने जो फुटप्रिंट्स है वो एक्सटेंड कर रहा है नेबरहुड में भी, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान में तो ऑलरेडी है, श्रीलंका, म्यांमार, ये सभी। एंड कमर्शियल पोर्ट्स जो है बहुत ही इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, मिलिटराइज उनको बहुत ही आराम से किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे इंडिया के पास ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिसका जो हेडक्वार्टर्स है, इट इज देयर इन दी चाइना इटसेल्फ। तो इंडिया का यहाँ पे अच्छा खासा जो होल्ड है, तो यहाँ पे टोटल लेंडिंग इज दैट ऑफ दी 20%, ठीक है यहाँ पर। एंड इंडिया जो है इट इज दी टॉप मार्केट फॉर दी एजेंसी, दैट इज दी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इनमें यहाँ पर इंडिया की अच्छी खासी होल्ड है। सो दैट इज द रीजन कि इस एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से इंडिया का जो है एक अच्छा स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन बाकी सारी चीजों में तो इंडिया को एकदम ही इन्होंने सेपरेट करके रखा हुआ है चाइना ने, ओके। So I hope that you people understood related to everything related to this thing. See you in the next video and take care. Bye bye. Have a great time. Good night. Sayonara. Jai Hind.